नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास की हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह आपका पाषाण काल पढ़ेंगे, अर्थात जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम इतिहास में जो है आपका एक तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें हम मध्यकालीन भारत देखेंगे और आपके अंत में हम इसमें आपका आधुनिक भारत पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है इसके बाद जो आपका विश्व का इतिहास है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनमें भी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हम इतिहास से शुरू करेंगे। तो इतिहास को समझने से पहले आपको इतिहास की आपको कुछ परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए, अर्थात इतिहास कहा किसे जाता है इसके बारे में सबसे पहला हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं इसके देखने को मिलती है, क्योंकि कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मत दे रखे हैं। तो उसमें से कुछ आपके ऐसे इतिहासकार जिन्होंने अपने मत दे रखे हैं, हम कुछ पर यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो इतिहास, अगर हम नॉर्मल से एक इतिहास की परिभाषा अगर देखें तो जो इतिहास है, अगर इतिहास के बारे में हम बोलें कि जो अतीत, सबसे पहले याद रखना है अतीत की घटनाओं का आपका क्रमबद्ध अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले इतिहास की जो सामान्य परिभाषा है कि जो आपके अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है उसी को क्या है आपका इतिहास कहा जाता है। इसके अलावा और एक चीज इसमें ऐड आप कर सकते हो कि जो आपके अतीत की घटनाएं हैं उनका हम वर्तमान की घटनाओं के साथ अगर क्रमबद्ध अध्ययन करें तो उसे भी आपका क्या कहा जा सकता है, इतिहास कहा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रख सकते हो कि जो आपकी अतीत की घटनाएं हैं, इन अतीत की घटनाओं का हम क्या करें, वर्तमान की घटनाओं के साथ आपका अध्ययन करें तो भी वो भी आपका क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ विद्वानों में, अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक विद्वान है जिनका नाम आपका हेगल है। ये व्यक्ति बोलते हैं कि जो आपका विश्व का इतिहास है ये आपके स्वतंत्र चेतना के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे कोटेशन आ जाते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा, हेगल ने कहा कि उसने कहा कि विश्व का इतिहास जो है वो आपके स्वतंत्र चेतना के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके जेबी ब्यूरी भी देखने को मिलते हैं। जेबी ब्यूरी ये कहते हैं कि जो आपका इतिहास है, इतिहास जो है ये आपके साहित्य की एक शाखा नहीं है, अर्थात इतिहास आपके साहित्य की एक शाखा नहीं है, यह आपका एक विज्ञान है, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो ये जो कथन है ये किसने दे रखा, आपकी जेबी ब्यूरी ने। अभी हमने केवल दो ही कथनों पे बात कर रखी है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला कि जो विश्व का इतिहास है वह स्वतंत्र चेतना के सिवा कुछ नहीं है। ये सबसे पहले आपका किसने कहा था, आपके हेगल ने कह रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें जेबी ब्यूरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि जो इतिहास है वो साहित्य की एक शाखा नहीं है, वो आपका विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये किसका कहना है, जेबी ब्यूरी का कहना है। और जेबी ब्यूरी के बाद अगर बोले तो उसमें उन्होंने आपके कई ऐसे मत दे रखे हैं। और अगला मत अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मत और देखने को मिलता है, ये आपका कार्ल मार्क्स का मत है। वो कहते हैं कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में। ये आपको याद रखने हैं। कुछ आपके कोटेशन है, जैसे मैंने सबसे पहला आपसे बोला कि विश्व का इतिहास स्वतंत्र चेतना के अलावा आपका कुछ नहीं है, ये किसने कहा था, आपके हेगल ने कह रखा है। और जेबी ब्यूरी ये बोलते हैं कि इतिहास साहित्य की एक शाखा नहीं है, वह विज्ञान है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और इसी में आपका देखा जाए तो आपके कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि जो आपका इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में। यह कहना किसका है, आपके कार्ल मार्क्स का ही आपका कहना है। अब इसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो बोलते हैं कि वास्तव में इतिहास क्या है। उनका कहने का मतलब है कि आपका इतिहास क्या है। वो बोलते हैं कि परिवर्तन का एक लेखा मात्र, अर्थात जो आपके जेल नेहरू है उनका कहना यह है कि जो इतिहास है वो परिवर्तन का एक आपका लेखा मात्र है। ये किसका कहना है, आपके जेल नेहरू का। तो आपको कुछ कोटेशन इसमें समझने हैं और साथ ही साथ इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो सबसे मेन आपकी यही परिभाषा पूछी जा सकती है कि आपका इतिहास किसे कहा जाता है। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन
इतिहास कहलाता है, और अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ आपका क्रमबद्ध अध्ययन भी आपका क्या है, आपका इतिहास कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषाएं थी जो हमने इसके बारे में जाना। तो अब इसमें अगर हम सबसे पहले देखें इतिहास का काल विभाजन देखें, यानी कि इतिहास को आपको किस किस रूप में बांटा गया है, तो सबसे पहले इसके काल विभाजन की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, और 3 भागों में इतिहासकारों ने इसको बांट रखा है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो ये कौन सा है, आपके आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, और जो थर्ड है ये आपका कौन सा, आपका ऐतिहासिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, पहले तो इसकी परिभाषा हमें समझ में आ गई तो हम इसमें बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें किन चीजों की जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल जो था मानव का पहला युग था, अर्थात मनुष्य का बिल्कुल भी विकास इसमें नहीं हो रखा था। तो आप इसमें परिभाषा ये आती है कि जिस काल की हमें लेखन सामग्री देखने को नहीं मिलती, अर्थात जिस समय पे लेखन कला का बिल्कुल भी विकास नहीं था, वही इतिहास जो है आपके प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और आपको यह याद रखना है जो ये लेखन कला से हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये तो श्योर है कि हमें किसी न किसी से इसकी जानकारी देखने को मिलेगी, अर्थात जो इन्होंने उपकरण बना रखे, उपकरण किससे बना रहे, पत्थरों से बना रहे हैं, इसीलिए आप ये कह सकते हो लेखन सामग्री देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमें इनके जो पाषाण उपकरण है वो जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे पाषाण काल के नाम से भी आपका जाना जाता है, यानी कि स्टोन एज भी आपका किसको, आपके प्राग ऐतिहासिक काल को ही आपका कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, जिस समय लेखन कला का बिल्कुल भी विकास नहीं था, आज हमें जिसके साक्ष्य जो हैं वो आपके पत्थरों से देखने को मिलते हैं, पाषाण से देखने को मिलते हैं, वही आपका जो है क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखा जाए आदि ऐतिहासिक काल में ये था, इस समय में लेखन कला का विकास हो चुका था, अर्थात यहां पर आपके लेखन कला के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने जो लिखा था आज हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अर्थात उनकी लिपि ऐसी है कि उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसी को आपके आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जिस काल में लेखन कला नहीं थी उसे प्राग ऐतिहासिक काल, और जिस काल में लेखन कला तो थी लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते हैं, वो कौन सा हो गया, आपके आदि ऐतिहासिक काल के नाम से उसे जाना जाता है। अब यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल है ये मानव के विकास का युग था, अर्थात मानव का विकास इसमें पूरी तरीके से हो चुका था। हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे लेखन कला थी और उन्होंने जो लिख रखा है उसे हम आसानी से आज पढ़ पाते हैं, तो इसी को आपके ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि लेखन कला के आधार पर आपके भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। और ये बांटने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो आपको ये याद रखना है कि लेखन कला के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था, तो वो उनका नाम क्या मिलता, आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। आपको ये याद रखना है कि आपके लेखन कला के आधार पर किसने बांट रखा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर आपका कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन के आपके कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं, जैसे आपका भोपाल संग्रहालय है, भारत का प्रमुख संग्रहालय में से एक है। इसी प्रकार से विश्व का कोपेनहेगन जो है ये संग्रहालय आपका बड़ा फेमस है। तो यहां से कुछ उपकरण देखने को मिले और इन उपकरणों के आधार पर, यानी कि कोपेनहेगन में जो उपकरण रखे थे, इन उपकरणों के आधार पर एक विद्वान था जिसका नाम क्रिश्चियन थॉमसन था। तो क्रिश्चियन थॉमसन क्या करता है, इतिहास को 3 भागों में बांटता है। उन्होंने इसको आपके पाषाण काल का नाम दिया, उन्होंने इसे आपके कांस्य युग का नाम दे रखा है और उन्होंने इसे आपके लौह युग का नाम दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि आपके पाषाण यानी कि जो आपके कोपेनहेगन में जो उपकरण रखे थे, आप उपकरण लिखिए, पाषाण उपकरण लिखिए, एक ही बात है। इनके आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिश्चियन थॉमसन थे। इसीलिए यह भी याद रखना कि आपके इतिहास को त्रियुगीन विभाजन देने वाला पहला व्यक्ति भी आपका कौन है, क्रिश्चियन थॉमसन ही है। तो आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से याद रखना है। सबसे पहले यह याद रखना कि लेखन कला के आधार पर इतिहास को किसने बांटा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बांट रखा है। और इसके अलावा अगर हम उपकरणों के आधार पर देखें और कहां के उपकरण, कोपेनहेगन के उपकरणों के आधार पर देखें, तो इसको क्रिश्चियन थॉमसन ने बांट रखा है, पाषाण, कांस्य और लौह युग के नाम से इसको बांट रखा है। तो आपको ये सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें थी जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले अब हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। जो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपके प्राग ऐतिहासिक काल रहेगा, यानी कि हम किसके बारे में जानने वाले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल।
अब आपको ये याद रखना है, इस प्राग ऐतिहासिक काल की अभी परिभाषा मैंने बताई थी, इस समय पर लेखन कला तो थी नहीं, लेकिन हमें इनके उपकरणों से इनकी जरूर जानकारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से इसे भी 3 भागों में बांट रखा है। अगर देखा जाए तो इसी को आपके पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है, और इसी को अगर इसमें देखा जाए दूसरा पार्ट आपका कौन सा हो गया, मध्य हो गया, और तीसरा अगर देखा जाए तो कौन सा काल हो गया, आपके नवपाषाण काल हो गया। अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों बांटा गया है, एक आपका पूरा, मध्य और कौन सा हो गया, नव। अभी मैंने आपसे कहा था प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, तो आप कह सकते हो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और आपका नव पाषाण काल हो गया। इन 3 भागों में बांट रखे। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो मनुष्य था, आदि मानव जो था, इसका ये प्रारंभिक युग था, अर्थात मनुष्य का प्रारंभिक युग आपका पूरा पाषाण काल हो गया। अब यहां पर जो था, इस समय पर अगर देखा जाए तो हमें आपके कुछ चीजें देखने को मिलती है पूरा पाषाण काल की। सबसे पहले ये याद रखना कि जो हमें प्रथम मनुष्य के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ये आपके कहां से देखने को मिलते हैं, अफ्रीका से। अर्थात जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका से हमें पहले मनुष्य के आपके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और उस मनुष्य का नाम क्या था आपका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी हाल ही में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि मानव का जन्म कहां पर हो रखा है, तो मानव का जन्म जो है कहां हो रखा है, अफ्रीका में हो रखा है, और अफ्रीका में पहला जो मानव के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, इसका नाम क्या था आपका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आपको यह याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा कि पूरे दुनिया में पहला मानव कहां साक्ष्य देखने को मिला, इसी के साथ साथ आपको कुछ चीजें और याद करनी है। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर आपका भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कई ऐसे जगह होंगी जहां पर पहले मनुष्य के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। तो भारत में आपका जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, इस शिवालिक वाले क्षेत्र से हमें आपके जो है मनुष्य के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आपको यह याद रखना है, दुनिया में सबसे पहले मानव के साक्ष्य में अफ्रीका से देखने को मिले, और आपके भारत में जो है कहां से देखने को मिले हैं, आपके शिवालिक से। तो यानी कि शिवालिक से हमें मनुष्य के साक्ष्य यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें, इसी शिवालिक श्रेणी की बात की जो पुष्टि करते हैं, अर्थात यहां से हमें कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं। तो 1935 में आपके 2 विद्वान हैं जिन्होंने यहां पर आपका उत्खनन किया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम डी टेरा करके मिलेगा आपको, दूसरा आपका एक व्यक्ति और है जिसका नाम पीटरसन है। तो इन 2 लोगों ने यहां पर आपका उत्खनन किया, और उसके बाद इन्होंने और भी जो आपके साक्ष्य में शिवालिक से मिलते हैं, इस बात की उन्होंने और भी यहां पर पुष्टि कर ली। तो आपको यह याद रखना है, भारत में शिवालिक श्रेणी से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। अब यहां पर देखा जाए, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को भी आपका देखा जाए तो 3 भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, पहला आपका कौन सा हो गया, इसमें अगर देखा जाए इसे हम निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा अगर देखा जाए इसे हम मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो हो गया कौन सा हो गया, आपके उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से इसको जाना जाएगा। मैं फिर से मैं शुरू से आपको थोड़ा और समझा देता हूं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो इतिहास है, इतिहास का कालक्रम हमने अगर काल विभाजन देखें तो 3 भागों में करा, प्राग, आदि और ऐतिहासिक काल में करा। और इसके बाद देखा जाए, इस प्राग ऐतिहासिक काल का हमने विभाजन जो है आपके 3 भागों में किया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक आपका नवपाषाण काल। और अब हम जो पढ़ रहे हैं आपका कौन सा पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, इसमें अगर देखें तो हमने भी इसके 3 भाग करे, एक निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, दूसरा मध्य, और तीसरा कौन सा हो गया, उच्च। आज इन तीन हम एक इसमें जो आज टॉपिक रहेगा, हम सबसे पहले निम्न से लेते हैं, और अगर टाइम लगा तो हम इसमें क्या करेंगे, नवपाषाण काल भी आपका यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, पहले हमें इसके नाम पता होने चाहिए कि इसके नाम क्या क्या आपके कहा जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इससे आपके चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो आपको ये याद रखना है, और कई जगहों पर आपका पैबुल लिखा हुआ है, बात एक ही है, पैबुल बोलिए, चॉपर चॉपिंग बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब दूसरा ये है, इसमें अगर देखा जाए तो इससे आपके एशुलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एशुलियन संस्कृति अगर पूछा जाए तो वो भी आपका कौन सा है, निम्न पूरा पाषाण काल ही आपका देखने को मिलेगा। तीसरा ये है, इसी को हम आपके सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसी को अगर देखा जाए हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मद्रासी संस्कृति भी जो है वो आपके क्या है, किसका नाम है, निम्न पूरा पाषाण काल का ही नाम है। तो अब इस पे एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति
संस्कृति आखिर कहते किसके कहा किसे जाता है? सबसे पहले अगर देखा जाए, आपको एक चीज ये समझनी है, जैसे अगर किसी भी पहाड़ से, अगर किसी भी पर्वतीय ढाल से, हिमालय से अगर कोई पत्थर का टुकड़ा ऐसे नदी में आ रहा है, तो उस समय पे जो आपका टुकड़ा होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा और उसका कोई आकार नहीं होगा, आप ऐसा कह सकते हो। अब जैसे ही वो नदी के साथ साथ बहाव में बह के आता है, तो अब क्या होगा, उसका जो किनारे का भाग होगा, अर्थात जो आपका कमजोर भाग होगा, वो आपके टूटते हुए आएगा और अंततः जहां पे नदी अपना मुहाना बनाती है, अगर आप उस क्षेत्र में देखोगे तो वहां पर आपको वो एकदम से आपका कठोर मिलता है और उसका आकार भी क्या होगा, आपका छोटा होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका एक बड़ा सा पत्थर होता है, वो नदी के बहाव में जब बहता है तो वो क्या होता है कि उसका कमजोर हिस्सा टूट जाता है और उससे जो बचता है एक कठोर सा भाग आपको देखने को मिलेगा। इसी को आपका कोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको यह पता लगाना है कि कोर किसे कहते हैं, कि कोर आपका कौन सा हो गया, जो नदी के बहाव में आपका जो पत्थर है वो आपका पूरे तरीके से टूट जाता है, मजबूत हिस्सा जो बचता है उसी को कोर कहा जाता है। अब जो ये कोर बचा, इस कोर से आपके कुछ औजार बनाए जाते हैं। उन औजारों की बात करें, अगर आपके वो इस तरीके से एक तरफ से नुकीला आपका बनाया जाएगा तो उसी को आपका चॉपर बोलते हैं। अगर वो कोर से बनाया गया हथियार दोनों तरफ से नुकीला होगा तो उसे किस नाम से जाना जाता है? चॉपिंग के नाम से आपको जाना जाता है। इसीलिए इसको आपके चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से भी आपका जाना जाता है। और आगे चल के अब फलक संस्कृति हम पढ़ने वाले हैं। यही जो कोर है, इस कोर के आपके जो छोटे छोटे टुकड़े करके हथियार बनाए जाते हैं, इसी को फलक बोलते हैं। आगे चल के हम फलक संस्कृति को दोबारा से यहाँ पर देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपका पत्थर होता है नदी के बहाव में जब बहता है तो उसका कमजोर हिस्सा टूट जाता है और जो मजबूत हिस्सा बचता है उसी को कोर कहते हैं। और इस कोर से जो औजार बनाए जाते हैं, अगर एक तरफ से नुकीला बनाया जाए तो उसे चॉपर बोलते हैं, अगर दोनों तरफ से नुकीले बनाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चॉपिंग बोलते हैं। इसीलिए इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी बोलते हैं। और इसी को आपका एक अन्य नाम दिया गया है, वो कौन सा हो गया? पेबुल संस्कृति। तो पहले आपको यह समझना है। अब दूसरा यहां पर यह है, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब सोहन संस्कृति कहलाने का मतलब यह है कि जो चॉपर चॉपिंग के जो पहले हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, इस सोहन घाटी से मिलते हैं। इसीलिए इसे सोहन, आपके सोहन घाटी संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको यह याद रखना है कि जो आपके सोहन घाटी है ये आपका पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर जो है इस सोहन से सबसे पहले जो था 1928 में आपका डीएन वाडिया करके एक आपको व्यक्ति मिलते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसका उत्खनन किया था। अर्थात आप कह सकते हो कि चॉपर चॉपिंग सबसे पहले जो उपकरण खोजे थे वो आपके किसने खोजे थे? डीएन वाडिया ने खोजे थे 1928 में। इसीलिए जो है इसे आपके सोहन घाटी के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगर ये आपको समझना है कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति किसे कहते हैं तो आपको सोहन घाटी संस्कृति भी समझना यहाँ पर पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें चॉपर चॉपिंग कहां से मिले? सोहन घाटी से, इसीलिए सोहन घाटी संस्कृति कह दिया। इसका उत्खनन जो है, पहले औजार, पहले उपकरण जिसको मिले उनका नाम डीएन वाडिया था। इसीलिए सोहन घाटी का पितामह जो है वो किसको कहा जाता है? आपके डीएन वाडिया को ही कहा जाता है। अब आप एक बात और याद रखना, इसके बाद जो था इसे हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं, मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं, एशुलियन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आपको एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी। सबसे पहले यह है कि आपके 13 मई के आसपास में, 13 मई 1863 में आपके मद्रास में एक जगह है जो आपका कहलाता है आपका पल्लव रमन। अर्थात मद्रास के पल्लव रमन से हमें आपका सबसे पहला आपका औजार मिला, हैंड एक्स मिला। और वो खोजा किसने? आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो आपके जो ब्रूसफुट थे उन्होंने सबसे पहला हैंड एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी है वो कहां से खोजी? आपके मद्रास के पल्लव रमन से। कब खोजा? 13 मई 1863 को। अब दूसरा यहां पर अगर देखा जाए, इसके बाद 28 सितंबर को, 28 आपके सितंबर 1864, एक ही साल बाद जो था, यहीं पर आपके मद्रास से ही आपका जो है एक जगह पड़ेगी, इसे आपके वधुमधुरै या अत्रिपक्कम के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आपके जो उपकरण खोजे वो आपके मिस्टर किंग ने खोजे। कहने का मतलब यह है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने आपकी कुल्हाड़ी खोजी और आपके 1864 में जो था मिस्टर किंग ने जो थी वो आपके अत्रिपक्कम वधुमधुरै से कुल्हाड़ी खोजी। इसी वजह से अब पहला उपकरण हमें पाषाण काल का हैंड एक्स मिलता है। इसीलिए आपके इसे हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब दूसरा आपको ये याद रखना है
कि इसके बाद जो ये उपकरण हमें देखने को मिले, अर्थात हैंड एक्स जो हमें देखने को मिलता है, ये कहां से देखने को मिलता है? मद्रास से देखने को मिलता है, इसीलिए इसे आपके मद्रासी संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। और हैंड एक्स संस्कृति का ही एक अन्य नाम है जिसे आप एशुलियन संस्कृति के नाम से जानते हो। अर्थात एशुलियन संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, मद्रासी संस्कृति जो है वह आप इतना याद रखना, आप कुल्हाड़ी से याद रखना, तो तीनों चीजें आपको पता लग जाएंगी। तो ये सबसे पहले ये तो नामकरण हो गया, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल में आपके इसे हम किन किन नामों से जानते हैं। अब आपको कुछ चीजें यहां पर ये याद रखनी है कि यह समय ऐसा था कि इस समय मनुष्य जो था केवल आपके शिकार पर निर्भर था, अर्थात वो यहाँ पर कोई कृषि यहाँ पर आपका नहीं कर रहे, केवल शिकार कर रहे हैं। और आपको पता है शिकार के लिए ये आपके औजारों का इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए अभी मैंने आपको बताया सबसे प्रमुख औजार ही इनका क्या था? आपका हैंड एक्स ही था। और आपको यह भी याद रखना है इनके जो औजार होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से होते थे, आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि बाद में ये औजार जो है इनके वो छोटे पत्थरों से बनाने लग जाएंगे, तो उसको आपके माइक्रोलिपिक संस्कृति या आप कह सकते हो लघु पाषाण उपकरण के नाम से जाना जाता है। अभी आप इसमें इतना याद रखोगे। और यह भी याद रखना कि ये वही दौर था जिस समय मनुष्य ने किसकी खोज कर रखी? आग की। अर्थात आगे चल के जब मैं मानव का विकास आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखोगे कि आग की खोज आपके जाओ मानव ने कर रखी है, और किस युग में कर रखी है? आपके निम्न पुरापाषाण काल में। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इसमें आपका निम्न पुरापाषाण काल। अब साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये दूसरा युग आता है जिससे आप किस नाम से जानते हो? आपके मध्य पुरापाषाण काल के नाम से जानते हो। आपको यह याद रखना है, इसका अगर नामकरण हम बात करें तो सबसे पहले इसे आपके फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो कौन सा हो गया? मध्य आपका, हाँ, मध्य पुरापाषाण काल जो हो गया, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला आपके फलक संस्कृति, और इसको एक अन्य नाम और दिया गया है मुस्तूरियन संस्कृति। आपको यह याद रखना है कि यूरोप में हमें आपके छोटे छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं, वहां पर आपके इसे आपके मुस्तूरियन बोला जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो यूरोप में छोटे उपकरणों को, अर्थात फलक जो आपके फलक उपकरण हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? मुस्तूरियन नाम से। इसीलिए आप इसका दूसरा नाम कौन सा हो गया? मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से इसे जान सकते हो। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका कोई बड़ा सा पत्थर जो है नदी के बहाव में आग का टूट के छोटा बन जाता है, कठोर बन जाता है, तो उससे हम छोटे छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? आपके फलक बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसे कोर कहते हैं, और इससे जो छोटे छोटे औजार बनेंगे इसे क्या बोलेंगे? आपके फलक बोलेंगे। तो ये फलक संस्कृति किसकी देन है? आपके मध्य पुरापाषाण काल की देन। आप ऐसा एक चीज और याद रख सकते हो कि यहां पर आपके इस समय पे देखा जाए तो आपका लेवलवा आपके तकनीक देखने को मिलती है। इसको जैसे फलक है, इन फलकों को सल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आज वर्तमान में अगर सबसे नवीनतम तकनीक की बात करें, कि छोटे उपकरण बनाने की बात करें, तो आपका कौन सा मिलता है? लेवलवा तकनीक देखने को मिलती है। यह भी आपने इसमें पढ़ा होगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये वही युग था जिस युग में आपके भीमबेटका की गुफा से हमें आपके 200 से ज्यादा आपके चट्टानी चित्रकारी देखने को मिलते हैं। अर्थात हमें आपके भीमबेटका की कुछ चित्र जो हैं आपके इस मध्य पुरापाषाण काल के देखने को मिलते हैं। और ये याद रखना, ये जो उपकरण हमें सारे के सारे देखने को मिलते हैं, ये आपके थार वाला क्षेत्र हो गया और लूनी नदी वाला क्षेत्र हो गया। तो हमें ये उपकरण कहां से देखने को मिलते हैं? थार और लूनी से ही देखने को मिलते हैं। और ये युग जो था, इस समय पे जो था, एक मनुष्य था जिसे नियंडरथल मानव के नाम से जानते हैं, जो जर्मनी के नियंडर घाटी में एक मनुष्य पाया गया। उसी को बाद में इन्होंने आपके नियंडरथल मानव का नाम दे दिया। और ये वो युग था, इस समय सबसे ज्यादा नियंडरथल आपको मानव देखने को मिलते हैं। इसीलिए नियंडरथल मानव का युग जो है हम किसको बोलते हैं? आपके मध्य पुरापाषाण काल को ही कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट इसमें और याद रखना है, 5 पॉइंट, कि जो नियंडरथल मानव है उसका युग अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें मध्य पुरापाषाण काल को ही देखेंगे। तो इस सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा आपका निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद हमने इसमें देखा आपका मध्य पुरापाषाण काल। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक चीज हमें और देखने को मिलती है, वो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? उच्च पुरापाषाण काल हो गया। इसमें ज्यादा कोई जानकारी ऐसा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप इसमें एक चीज ये जरूर जान सकते हो कि सबसे पहला जो मनुष्य है, अगर सबसे पहला जो है बुद्धिजीवी मानव अगर देखा जाए तो हम उसे होमो सेपियंस के रूप में जानते हैं। तो होमो सेपियंस का जो उदय है वो आपके इसी युग में हो रखा है। होमो सेपियंस का उदय आपसे पूछा जाएगा तो इसी युग में आपको देखने को मिलेगा। और अगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं से हमें आपके पहली बार चित्रकारी के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के मुच्छ तल्ला नामक जगह है, वहां से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। और ये जरूर याद रखना, इसका नामकरण अगर हम देखें तो इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना
जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है इस युग के जो मानव है वो आपके जैसे ब्लेड होता है, इस ब्लेड के आकृति के समान जो थे अपने औजारों को बनाने लग गए थे, इसी वजह से इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और जो चकमक उद्योग है उनका आपका जो देखा जाए सबसे पहले देखने को मिलेंगे वो भी आपके इसी युग में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो था प्राग ऐतिहासिक काल था, जिसमें हमने आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल हो गया, और उस पूरा पाषाण काल में हमने देखा था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमने इस पर बात करी। अब यहां पर देखा जाए तो इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो है हम इसे आपके मध्य पाषाण काल, दूसरा जो पॉइंट था इसका मध्य प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा था, मध्य पाषाण काल। अब आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है कि जो ये मध्य जो पाषाण काल है, इसको सबसे पहले देखा जाए तो इस समय पे जो सबसे ज्यादा अगर हम देखें, प्रमुख घटनाएं देखें, तो इसमें आपका जैसे आपकी दफनाने की प्रथा शुरू कर रखी है। उससे पहले एक चीज इसमें आप ये जानना कि जो ये काल है इसे हम आपके लघु उपकरणों के काल के नाम से जानते हैं। आप कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो औजार थे वो आपके क्या होने लग गए थे, आपके छोटे होने लग गए थे, इसी वजह से इसे लघु उपकरण के नाम से जाना जाता है। और अब ये लघु उपकरणों की जो खोज कर रखी थी वो 1867 में एक व्यक्ति था जिसका नाम आपका सीएल कार्लाइस था। तो कार्लाइस ने सबसे पहले जो थे ये उपकरणों को खोजा। कहां से खोजा, आपके विध्यन पर्वत से खोज रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर से मैं बोलूंगा इस पे कि जो मध्य पुरापाषाण काल है इसमें आपके हमें सबसे छोटे हथियार देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे आपके लघु उपकरणों का काल या आपके माइक्रोलिथिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा ये है, ये उपकरण जो थे सबसे पहले विंध्याचल पर्वत से आपके शियल कॉर्लोज ने क्या कर रखा है, इसको खोज रखा है। अब साथ ही साथ अगर बात करें, ये लघु उपकरण जो है हमें सबसे पहले कहां से देखने को मिलते हैं, ये चीज अगर आपको याद रखनी है तो सबसे पहले ये याद रखना कि एक आपके श्रीलंका में एक गुफा है जिसे आपके फाहियन के नाम से जाना जाता है। ये आपके कहां पड़ेगा, श्रीलंका में। तो श्रीलंका के आपके फाहियान गुफा से हमें आपके सबसे पहले लघु उपकरण देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि लघु उपकरणों का काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, और ये सबसे पहला जो खोजा था सीएल कॉर्लोज ने खोजा था। और इसके जो सबसे पहले लघु उपकरण में देखने को मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, आपके श्रीलंका से देखने को मिलते हैं। जगह का नाम क्या है, आपका फाहियन। और इसी प्रकार से अगर भारत में बात कर दी जाए तो भारत में जो आपके लघु उपकरण है ये आपके कहां से खोज रखे हैं, तो यहां पर आप देखोगे एक आपके चालीसा गांव है आपके महाराष्ट्र में, वहीं पर एक जगह मिलती है जिसका नाम पाटने है। तो इस पाटने से हमें जो है आपके क्या देखने को मिलते हैं, आपके लघु उपकरण देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। और इस समय पे अगर देखा जाए तो मनुष्य जो था उसने पशुपालन, इसमें देखा जाए तो केवल आपके कुत्ते को ही अपना पालतू जानवर बना रखा है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि हमें इसके आपके जो है कुछ जो है आपके पूरा स्थल भी देखने को मिलते हैं। तो इसके पूरा स्थलों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके पूरा स्थल देखा जाए तो एक आपका कौन सा हो गया, बागौर हो गया, और दूसरा स्थल जो हो गया कौन सा हो गया, आपके आदमगढ़ हो गया। तो आपको यह याद रखना है कि आदमगढ़ और जो बागौर है उससे हमें जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, आपके मध्य पुरापाषाण काल की। अभी इसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है अभी थोड़ी देर में इसमें बात करेंगे। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो जो तीसरी जगह है ये आपका एक जगह है जिसका नाम आपका चिरांद है। आपको चिरांद एक ये याद रखना है। और चौथा जो है एक जगह है जिसका नाम क्या हो गया, सांबर हो गया। ये आपके कहां पड़ेगा, राजस्थान में। ये बिहार में, ये आपके कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान में। और इसके साथ देखा जाए तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसे दमा बोलते हैं, दमा एक जगह है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक जगह है जिसका नाम आपका क्या हो गया, महदहा हो गया। और एक जगह और है जिसे किस नाम से जानते हैं, सराय नहराय के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में ही चौपानी मांड्या भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आपका जो है पंचमढ़ी के पास में अगर देखेंगे दो शिलाशिरे भी हमें इनको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा स्थल है किसके हैं, आपके मध्य आपके पाषाण काल के। आपको ये याद रखना है कि जो बागौर और आदमगढ़ है यहां से हमें जो है आपके जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना, पशुपालन के जो साक्ष्य मिल रखे हैं वो आपके राजस्थान
के बागौर, और आपका कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया आपका आदमगढ़ हो गया। हमें यहां से ये जानकारी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ देखें हड्डी के उपकरणों की बात करें तो हड्डी के उपकरण वैसे हमें आपके जो है उच्च पुरापाषाण काल में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो बिहार के चिरांद से हमें हड्डी के उपकरण देखने को भी मिलेंगे। और सांबर जो राजस्थान में जगह पड़ेगी, यहां से हमें पहली बार वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले हैं तो कौन सी जगह है आपका सांबर है। और जो दमदमा वाला क्षेत्र है ये आपका कहां पर पड़ेगा, आपके उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो है आपके मतलब 3 मानव के कंकाल देखने को मिलते हैं, यानी कि समाधि जो आपको देखने को मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के दमदमा से देखने को मिलती है। और जो आपका महदहा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आपको युग्मित समाधान देखने को मिलते हैं, अर्थात पुरुष के साथ महिला को भी आपका दफनाया गया है। ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपके महदहा से। और ये याद रखना जो सराय नहरा उत्तर प्रदेश में है, यहां से हमें आपके एक कब्र में 4 कंकाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम केसी ओझा था, तो केसी ओझा ने ही जो है आपके सराय नहर राय से आपके 4 कंकाल इनको आपका खोज रखा है। इसके बाद चौपानी अगर देखा जाए, चौपानी मांडा देखा जाए तो यहां से उत्तर प्रदेश से हमें आपके मृत भांड देखने को मिलते हैं। और ये जगह कहां पर है आपके चौपानी मांडा में। और इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, इस मध्य प्रदेश क्षेत्र से हमें आपके 2 शिलाशिला देखने को मिलते हैं। एक को जम्बू द्वीप, एक को डैरोथी द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोनों के दोनों कहां से मिले हैं आपके मध्य प्रदेश से। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपके किस समय के हैं, आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ये आपके निम्न स्थल। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें अंत में जो लास्ट बच जाता है वो कौन सा हो गया आपका नवपाषाण काल हो गया। और नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता तो आप सभी को पता है कि इसकी जो खोज कर रखी है वो आपके 1884 में कर रखी है। और खोज करने वाला व्यक्ति कौन है आपका प्राइमरोज है। तो आपको ये याद रखना है जो प्राइमरोज है, इस प्राइमरोज ने आपका क्या कर रखा है, सबसे पहले आपके नवपाषाण काल की खोज कर रखी है। आपका कौन सा हो जाएगा आपका प्राइमरोज। अब यहां पर यह याद रखना कि जो नवपाषाण काल शब्द दे रखा है, अब शब्द तो जो है आपके वो लुब्बाक ने दे रखा है, तो लुब्बाक का नाम याद रखना कि जो लुब्बाक है इसने सबसे पहले नवपाषाण काल जो शब्द है आपका दे रखा है, लेकिन इसकी खोज जो करी है वो आपके किसने, आपके प्राइमरोज ने 1884 में कर रखी है। अब यहां पर क्या था, मनुष्य का धीरे धीरे विकास होने शुरू हो गया था। मनुष्य में देखा जाए तो आपके प्राइमेट से लेकर आपके होमोसेपियंस तक पूरे मानव का विकास हुआ। और सबसे बुद्धिजीवी मानव ही आपका कौन था, आपका होमोसेपियंस था। अब आप कह सकते हो कि मनुष्य में एक प्रकार से सोच विकसित हो चुकी थी, वो थोड़ा समझदार होना यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि जैसे आपके इसने बहुत सारे युग देखे। सबसे पहला देखा जाए तो इसने आपका पूरा पाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल देखा, तो इसमें ये कि वो शिकार पर ही निर्भर था। लेकिन अब क्या हुआ, शिकार खत्म होने लग गया, तो अब इससे आपका क्या होगा, खाने में बड़ी दिक्कत होने लग गई। तो अब ये चाहता था कि इसको शिकार के अलावा भी क्या करना है, कुछ और तरीके से अपना भरण पोषण करना है। इसी वजह से जो था इस मानव ने क्या किया था, आपका खेती करना शुरू किया। और यहीं से पहली बार कृषि देखने को मिलती है। तो आप ये याद रखना, सबसे पहली बार आपके कृषि जो है कहां पर देखने को मिलती है, आपके नवपाषाण का। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो आपका आप कह सकते हो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। कभी इधर मतलब कभी आप देख सकते हो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहना ही आपका जो था। सबसे पहले ये इसने जो देखा कि एक स्थान पर कभी भी रहा नहीं जा सकता, क्योंकि जानवर एक स्थान से जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसने क्या किया, अब ये चाहता था कि जैसे वो कृषि कर रहा है और कृषि के साथ साथ देखा जाए तो शिकार भी ये करेगा, लेकिन मेन यहां पर आपका जो है कृषि देखा जाएगा। तो इस वजह से इसने क्या किया, इसने यहां पर आपके पहिए का इस्तेमाल किया, अर्थात आपके देखा जाए तो बैलगाड़ी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कि जितना भी अनाज वो एक समय पर उगा रहा है वो आगे चलकर अगर उस स्थान को छोड़ें तो दूसरे स्थान पर उसे ले जा सके। तो ये याद रखना कि जो पहिए का आविष्कार अगर देखा जाए तो पहिए का आविष्कार भी आपका कहां पर हो रखा है, आपके नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। अब आपको एक पॉइंट इसमें यह याद रखना है, पहली बार अगर देखा जाए हमें केवल साक्ष्य मिलते हैं कि यहां पर आपके जो लोग थे आपके थोड़ा बहुत स्थायी होना भी शुरू हो गया, क्योंकि कुछ जगह पर हमें स्थायी आवास के भी साक्ष्य यहां पर देखने को मिलते हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपके अधिकतर जो है हमें आपके मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। और इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति आपके कृषि को एक मिट्टी के बर्तन में रख रहा है। आप कह सकते हो एक खाद्य संग्राहक के रूप में
अगर किसी मनुष्य को देखा जाए तो इसी नवपाषाण काल का ही आपका रहेगा। अब इसके साथ देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो है आपके विशाल शव मिले, यानी कि बड़े बड़े हमें शव देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे आपके मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस युग को मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा युग हो गया आपका नवपाषाण काल। तो आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो मनुष्य था, अब मनुष्य ने यहाँ पर आपका पहली बार धातु भी खोज लिया था। तो सबसे पहली बार मनुष्य ने जिस धातु का इस्तेमाल किया वो तांबे का था, अर्थात ताम्र धातु का इस्तेमाल जो था आपका किसने कर रखा है आपका सबसे पहले नवपाषाण काल में। तो ये याद रखना है आपको कि जैसे अगर देखा जाए पशुपालन जो था मध्य पाषाण काल से देखने को मिलता है। उन्होंने कुत्ते को पहला अपना जानवर बनाया था पालतू, और उसके बाद अगर देखा जाए सबसे पहला जो है तांबा है, तो तांबे को इन्होंने आपका क्या बना रखा अपना पहला धातु। तो पहले धातु का आविष्कार इसी समय पर आपका हो रखा है। और इस समय पर अगर देखा जाए तो यहां से हमें जो है कुछ चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला देखा जाए पूरा स्थल, तो सबसे पहला कौन सा आपका मेहरगढ़ है। ये आपके पाकिस्तान में एक जगह पड़ेगी बलूचिस्तान को ही आपका यहाँ पर आपका उस समय पर मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हो हमें कृषि हो गया और स्थायी जो निवास है इसके साक्ष्य जहां से देखने को मिलते हैं वो कौन सा हो गया आपका मेहरगढ़। अब यहाँ पर दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में जगह है आपका कोल्हीडीवा है। यहां से हमें सबसे पहले किसके साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलते हैं, कोल्हीडीवा, और ये कहां पर है आपके उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब क्या है 2016 के बाद आपके जो क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब जो है कोल्हीडीवा को न मान के आपको जो लहुरा देव है, इस लहुरा देव को ही माना जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि चावल जो था सबसे पहली बार कहां पर देखने को मिलता है, लहुरा देव। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिखे तो आप इसमें कोल्हीडीवा को टिक करना, लेकिन अगर लोहरा देव भी देखने को मिले अकेले में तो आप लोहरा देव को भी इसमें क्या करोगे, टिक करोगे। तो 2016 से इसी को आंसर आपका देखा जा रहा है। अब यहां पर एक जगह और है जो आपका कहां पर जम्मू कश्मीर में है, जिसे आपका ब्रुज होम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका एक चीज कॉमन है, इसमें आपके जो मालिक है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो मिलते हैं वो आपके जम्मू कश्मीर के कहां से देखने को मिलते हैं, ब्रुज होम से ही आपको देखने को मिलेंगे। और आगे चल के जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ोगे तो वहां पर एक आपका रोपड़ नामक स्थान है। तो सिंधु घाटी में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो मिलते हैं वो रोपड़ से देखने को मिलते हैं, और नवपाषाण काल में कहां से देखने को मिलते हैं, ब्रुज होम से। तो ये आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने इसमें आपका प्राग ऐतिहासिक काल देखा, और प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने आपके सबसे पहले देखा जाए तो हमने इसे आपके 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य और नव। और पूरा को भी हमने 3 भागों में देखा, निम्न, मध्य और आपके उच्च। तो इस तरीके से आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल था ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास में हम आपके आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे, और इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका सिंधु घाटी सभ्यता। धन्यवाद।